हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 5 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज में हम लोग 45 वीडियोस के अंदर आपका पूरा 11th का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या होंगे? आज हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के बारे में और किस तरीके से थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ये हमारी हेल्प करने वाली है। देन वी विल टॉक अबाउट हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो इनकी एक बहुत ही साउंड अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको फिजिक्स के अंदर भी मार्क्स दिलाएगा और केमिस्ट्री के अंदर भी मार्क्स दिलाएगा। दोनों जगह आपको मार्क्स चाहिए, तो फिर आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देनी है, ठीक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मल फिजिक्स को जो नेचुरल लॉज गवर्न करते हैं उनके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। तो दो जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं इनको आज के वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारी सीरीज का टारगेट तो आपको पता ही होगा, हम किसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग टारगेट कर रहे हैं आपके फियर ऑफ फिजिक्स को। तो फिजिक्स से अगर आपको किसी भी कारण से डर लगता है तो मिरेकल सीरीज से वो डर कंप्लीटली दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ में दूसरा काम जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं आपका बहुत ही कम समय के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जो कि आपको अपने आप में एक पहाड़ जैसा टास्क नजर आता है। तो अगर आपका डर दूर हो गया ना, तो फिर आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ दोगे, भले वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो आप फोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको इसको किस एग्जाम के लिए यूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपके सिलेबस को बहुत कम समय के अंदर खत्म करवाना, पूरा खत्म करवाना। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स कम करवा दिए या टॉपिक छुड़वा दिए, सब कुछ कवर करना, बट फिर भी कम टाइम के अंदर कवर करवाना एंड आपके फिजिक्स का डर दूर करना। तो चलो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, राइट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? जैसे मैकेनिक्स एक फिजिक्स की सब ब्रांच है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, टॉर्क एंड उसकी वजह से होने वाली मोशन के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है नॉर्मली गैस, है ना। तो उसकी इंटरनल स्टेट्स एंड उन इंटरनल स्टेट्स के अंदर होने वाले चेंज के बारे में बात करते हैं। अब जब इंटरनल स्टेट चेंज होती है तो हीट इन्वॉल्व होती है, वर्क इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड होते हैं कि हाउ हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क। सो दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज कॉल्ड thermodynamics, right? So a study of laws governing thermal energy, especially heat and its conversion into work is called thermodynamics। बड़े आसान से शब्दों में अगर इसको डिफाइन किया जाए, अ स्टेट ऑफ गैस, तो जिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिस गैस के बारे में बात कर रहा हूं, उसकी जो स्टेट है, करंट स्टेट या फिर जिस स्टेट के अंदर आप उसको ले जाना चाहते हो, ये जो स्टेट नाम का वर्ड है ना, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ a few macroscopic variables, right? So it is specified by macroscopic variables such as pressure, volume, temperature, mass and composition of gas। अब इस वर्ड के ऊपर ध्यान दो, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एज अ होल डिफाइन किया जाता है। हर पार्ट के लिए आपको उन क्वांटिटीज को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है तो हम लोग इन जनरल कैसे बात करते हैं कि गैस का प्रेशर इतना है, गैस का वॉल्यूम इतना है, गैस का टेम्परेचर इतना है। हम लोग ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि जो कॉर्नर में गैस भरी हुई है उसका प्रेशर इतना है और जो इस वाले कॉर्नर के अंदर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर इतना है, या फिर उस वाले कॉर्नर में जो गैस का पोर्शन है उसका वॉल्यूम इतना है और इस वाले पोर्शन में जो गैस है उसका वॉल्यूम इतना है। ऐसे कभी नहीं करते ना, हम लोग एज अ होल इन क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हम लोग थोड़े और डीप जाएंगे। हम लोग वहाँ पर हर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखेंगे कि जो गैसेस का बिहेवियर हमें दिखाई देता है वो आखिर में वैसा क्यों है। तो वो वाला चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट थर्मोडायनेमिक्स जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक हमारा काम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से चल जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसका निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स में होगा क्या, व्हेन योर सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, टू अनदर स्टेट,
कि प्रेशर P2 हो जाए बदल के, वॉल्यूम V2 हो जाए, टेम्परेचर T2 हो जाए। तो इस दौरान कुछ कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जैसे हमसे पूछा जाएगा हाउ मच हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। जैसे हमसे पूछा जाएगा हाउ मच इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर इज चेंज्ड फॉर द सिस्टम। जैसे हमसे पूछा जाएगा हाउ मच वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। ठीक है, तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए यहाँ पर, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इसीलिए इन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में समझना जरूरी है। तो अपन लोग बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करने वाले, एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज को अपन समझते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। अच्छा, अपन थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम हमने मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ दिखाई ना दे, टाइम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नजर आए, उसके ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस एंड टॉर्क्स का सम अगर जीरो हो जाए, तो फिर वो ब्लॉक क्या दिखाई देता है हमें, इक्विलिब्रियम के अंदर दिखाई देता है। सिमिलरली हमारा कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा अगर उसकी जो स्टेट है, मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसका जो भी कॉम्पोजिशन है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। अब यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम का एक और कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे। हम लोग बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? सो टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कांटेक्ट में लेके आओगे, तो नॉर्मली आपको दोनों की स्टेट्स चेंज होते हुए नजर आएगी। हीट का फ्लो होगा, ठीक है ना, वर्क भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। और उस कंडीशन में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सो पहली चीज तो हमें क्या दिखाई देगी, देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। अगर दो सिस्टम एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उनको तुम कांटेक्ट में लेके आओगी, तो उनके बीच में आपको किसी प्रकार का कोई हीट का एक्सचेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। एंड सेकंड चीज कि एक वेरिएबल ऐसा होगा जो कि दोनों सिस्टम्स के लिए सेम होगा, वो है आपका टेम्परेचर। सो टेम्परेचर फॉर बोथ द सिस्टम्स विल बी सेम। प्रेशर दोनों का अलग अलग हो सकता है, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग हो सकता है, कॉम्पोजिशन दोनों के अंदर गैसेस का अलग अलग हो सकता है, बट अगर दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो पक्का उनका टेम्परेचर आपको आपस में एक दूसरे के इक्वल नजर आएगा। और यहीं से शुरुआत हुई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमें फर्स्ट लॉ के बारे में पहले पता चल गया था, हमने उसे डिफाइन कर दिया था। सेकंड लॉ के बारे में पता चल गया था, हमने उसे डिफाइन कर दिया था। फिर बाद में जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमें टेम्परेचर को तो डिफाइन करना पड़ेगा और अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम और उसके थ्रू टेम्परेचर को डिफाइन करने का रास्ता मिला, और फिर हमने हमारा ये लॉ बनाया। बट इसका जो ऑर्डर है, अब ये सबसे पहले होना चाहिए था ना, और हम फर्स्ट लॉ ऑलरेडी बना चुके थे, इसलिए इसका जो नंबरिंग है वो जीरो से स्टार्ट किया गया और इसको कहा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो अब अपन टेम्परेचर को और थर्मल इक्विलिब्रियम को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट वहां तक पहुंचने से पहले एक बार छोटी सी चीज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के बारे में और जान लेते हैं। तो जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। और उन इक्वेशंस को ही यूज करके आप न्यूमेरिकल्स करते हो, या यूं कह लो कि वो इक्वेशंस जो हैं वो ही आपके उस पर्टिकुलर थर्मल सिस्टम की डिफरेंट स्टेट्स को डिफाइन करती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एंड दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। अब इनको भी आप फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, इंटेंसिव वेरिएबल्स एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, दोनों का डिफरेंस ध्यान रख लेना। इंटेंसिव वेरिएबल का कैसे पता लगाओगे कि कोई वेरिएबल इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? तो आप क्या करो, डिवाइड सिस्टम इन टू इक्वल पार्ट्स। आपके सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो और देखो कौन कौन सा वेरिएबल जो है वो सेम रहा। जो वेरिएबल सेम रहा ना, वो आपका इंटेंसिव वेरिएबल होगा। तो जैसे आपके पास में एक कंटेनर है,
उस कंटेनर के अंदर आपने गैस को भर रखा है किसी पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, आपने उस कंटेनर के अंदर एक वॉल खड़ी कर दी, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो आप नोटिस करोगे कि प्रेशर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्रेशर इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होगा। टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी आपका मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होगा। वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हो जाना चाहिए। तो इंटेंसिव का पता कैसे लगाते हैं, डिवाइड सिस्टम इनटू इक्वल पार्ट्स एंड दोज वेरिएबल विच रिमेन्स सेम आर कॉल्ड इंटेंसिव, जैसे प्रेशर हो गया और जैसे टेम्परेचर हो गया। और एक्सटेंसिव का मतलब डिवाइड सिस्टम इनटू इक्वल पार्ट्स, दोज वेरिएबल्स विच बिकम हाफ, जो आधे हो जाएं, जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कहलाएंगे। एंड द रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे आइडियल गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन होता है सबको पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, सो इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स को डिफाइन करती है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम इतना होगा तो पक्का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ऐसे रिलेट कर देती है इन फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, अब अपन तैयार है हमारे 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात करने के लिए। बड़ा आसान सा लॉ है, इसको अच्छे से समझना है। बेसिकली आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें लॉ समझ में आ गया, बट इसकी गहराइयों तक पहुंचना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको बनाया क्यों गया था, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। हमने टेम्परेचर को मेज़र करना सीख लिया, हमें ये तक पता पड़ गया कि टेम्परेचर जो है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को मेज़र करता है। बट असल में टेम्परेचर क्या होता है, पहली बार इसको डिफाइन किया गया था 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। बड़ा सिंपल सा लॉ है ना, ध्यान देना इसके ऊपर। इसके अंदर हम लोग 3 सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। अब इन सिस्टम्स को 2 अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जा सकता है यूजिंग एन एडियाबैटिक वॉल। तो एडियाबैटिक वॉल क्या करती है, 2 सिस्टम्स के बीच किसी भी प्रकार के हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती। और वी कैन सेपरेट दीज सिस्टम्स यूजिंग डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल क्या करती है, 2 सिस्टम्स के बीच में आसानी से हीट को एक्सचेंज होने देती है। जितना परफेक्टली हो सकती है हीट का एक्सचेंज, उतना परफेक्टली डायाथर्मिक वॉल के थ्रू हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, केस 1 के अंदर हमारे सिस्टम ए और सिस्टम बी को सेपरेट कर देते हैं यूजिंग एन एडियाबैटिक वॉल, यानी कि ए और बी के बीच में किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। लेकिन ए को और सी को एंड बी को और सी को हम लोग सेपरेट करते हैं यूजिंग अ डायाथर्मिक वॉल, यानी कि ए और सी के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है, बी और सी के बीच में भी हीट एक्सचेंज हो सकता है, और हम इस सिस्टम को छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा और अल्टीमेटली ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कुछ देर बाद में क्या करा, वॉल्स को चेंज कर दिया। अब आपने ए और सी और बी और सी को जो सेपरेट करने वाली वॉल है उसको तो बना दिया एडियाबैटिक वॉल, और ए और बी को सेपरेट करने वाली वॉल को आपने बना दिया डायाथर्मिक वॉल। तो आप नोटिस करोगे कि जब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, तो फिर ए और बी को अगर तुम कांटेक्ट में लेके आओगे तो भी आपको ए और बी के बीच में किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं दिखाई देगा, यानी कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे। राइट, तो इसका स्टेटमेंट बड़ा ही आसान सा है, इफ 2 सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली। ए को नहीं पता था कि बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी को भी नहीं पता था कि ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पर जब तुम ए और बी को कांटेक्ट में लेके आए तो वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में निकले, तब जाके उनको पता चल गया कि हाँ यार क्यों हुआ है ऐसा। सो 2 सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ऑब्वियस सा नहीं हो गया, मतलब इसको लॉ बनाने की जरूरत क्या है। तो देखो ये ऑब्वियस नहीं है, जैसे अगर आप किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे ना तो ये चीज़ आपको इतनी ऑब्वियसली होती हुई नज़र नहीं आएगी। जैसे दोस्ती के बारे में बात करो, ठीक है, हो सकता है कोई इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो और आपका भी बहुत अच्छा दोस्त हो, है ना, लेकिन
हम दोनों मतलब मैं और आप एक दूसरे को जानते भी ना हो सकता है ना, कोई भी XYZ पर्सन ले लो, वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपका भी बहुत अच्छा दोस्त है, बट हम दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, ऐसा परफेक्टली पॉसिबल है ना। तो दोस्ती के केस में ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, थर्मल फिजिक्स के केस में ये लॉ एग्जिस्ट करता है कि अगर दो सिस्टम सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो पक्का दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और अब देखो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया गया कि दो सिस्टम्स जो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर। सो द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल whose value is equal for two systems in thermal equilibrium is called temperature. So that's how we have defined temperature using zeroth law of thermodynamics. Next देखो, हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब इसको ध्यान से समझना, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो है तो बड़ी आसान सी चीज, इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम एट रेस्ट एंड इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है कि भाई आपकी गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज का जो सम है वो एज अ होल गैस के लिए क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला है कि आपका जो सिस्टम है वो रेस्ट पर होना चाहिए, या फिर आप इसको यूँ भी समझ लो कि अगर आपका सिस्टम एज अ होल मोशन कर रहा होगा तो उसकी एज अ होल जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम लोग उसको इंटरनल एनर्जी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो मोशन ऑफ सिस्टम एज अ होल डज नॉट मैटर, है ना। वैसे तो हमने बोल दिया रेस्ट पर होना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहा हो तो हम लोग उसको हमारी इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। हम इंटरनल एनर्जी को बेसिकली जो डिसऑर्डर्ड मोशन है ना गैस के मॉलिक्यूल्स की, उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। पूरा का पूरा कंटेनर कैसे मूव हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, अगर आप आइडियल गैस की बात करते हो तो आइडियल गैस के अंदर एक अजम्पशन माना जाता है कि आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क नहीं करता। अब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स है ही नहीं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कितनी हो जाएगी, हर मॉलिक्यूल के लिए ज़ीरो। तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स के पास में केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो ट्रांसलेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, वो रोटेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, वो वाइब्रेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है ना। सो फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है एटलीस्ट फॉर एन आइडियल गैस इट इज़ इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो आप आइडियल गैस के लिए ये सेफली अज्यूम कर सकते हो कि इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर गोज हैंड इन हैंड, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी घट जाएगी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। ये और भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल एनर्जी केवल और केवल सिस्टम की करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। उस स्टेट को अचीव कैसे किया गया इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टू अचीव दैट स्टेट, ठीक है। तो हर स्टेट के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। और ये इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि उस स्टेट को आपने किस तरीके से अचीव किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। एंड अगर आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर लेके जाओगे, यानी कि उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करोगे, तो ये काम आप कैसे कैसे कर सकते हो। आप हीट के थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप मैकेनिकल वर्क के थ्रू भी कर सकते हो। सो इंटरनल एनर्जी और स्टेट और टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज्ड आइदर बाय हीट और वर्क और बोथ, ठीक है। सो हीट और वर्क जो है ये बेसिकली सिस्टम के पास होते नहीं हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक सिस्टम के पास में 15 जूल हीट प्रेजेंट है या एक सिस्टम के अंदर 10 जूल का वर्क प्रेजेंट है, ऐसा आप कभी नहीं बोलते। आप हमेशा क्या बोलते हो कि एक सिस्टम के अंदर 15 जूल की इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट है और आप अगर इसको 5 जूल की हीट प्रोवाइड कराओगे, है ना, आप दे रहे हो, तो फिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 जूल हो जाएगी। तो हीट हो गया या वर्क हो गया,
ये बेसिकली एनर्जी इन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है तीनों के बीच का डिफरेंस जानना, क्योंकि तीनों की ही ऐसा यूनिट जूल है। तीनों आपके दिमाग के अंदर एक बार के लिए ऐसा साउंड करेंगे कि यार सेम ही तो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर देखो मैंने एक सिस्टम यहां पर दिखाया है आपको, जो कि नॉर्मली जब भी अपन यूज करेंगे ना कि थर्मोडाइनेमिक सिस्टम या फिर अ गैस इन कंटेनर, तो हम लोग इसी तरीके से अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, आपने एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर के अंदर आपने गैस को भर रखा है और एक मूवेबल पिस्टन आपने यहाँ पर लगा रखा है। इसको आप मूव करवा सकते हो, ठीक है ना। अगर गैस एक्सपेंड होगी तो गैस सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगी, और अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो सराउंडिंग गैस के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर आप गैस को एक्सपेंड करना चाहते हो या गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप यूजिंग हीट भी ये काम कर सकते हो, गर्म करने लग जाओ इस कंटेनर को, तो गैस अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगी, उसका टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ जाएगा। या फिर आप मैकेनिकल वर्क के थ्रू भी ऐसा कर सकते हो। पिस्टन को आप मूव करवाओ, आइदर पिस्टन को ऊपर मूव करवाओ तो गैस अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगी, या नीचे मूव करवाओ तो गैस अपने आप ही कंप्रेस हो जाएगी। तो मैकेनिकल वर्क के थ्रू भी आप गैस की इंटरनल स्टेट को चेंज कर सकते हो, या फिर दोनों का भी एक साथ यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी गैस की इंटरनल स्टेट चेंज करी जा सकती है यूजिंग हीट और वर्क और बोथ। और यहीं से जन्म होगा हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। देखो कैसे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली हम लोग एनर्जीज का अकाउंट बैलेंस जो है वो मैनेज कर रहे हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, कितनी हीट आपने सिस्टम को दी है, तो वो दो चीजों के अंदर काम आ सकती है। एक तो आपकी गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा गैस को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब गैस के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर वर्क करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल बैलेंस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा कि डेल्टा क्यू विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट साइन यूज करेंगे हम लोग फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू जो है इसको पॉजिटिव लिया जाता है, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम और हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज यूज करी जा सकती है। डेल्टा क्यू को नेगेटिव लिया जाता है इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, बाहर निकाल रहे हो आप हीट, या हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, लैंग्वेज कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग, और सिंपली गैस जब एक्सपेंड होती है तब डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होता है। एंड डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होता है व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, या सिंपली जब गैस कंप्रेस होगी तो वर्क आपका नेगेटिव लिया जाएगा। अगर गैस ना कंप्रेस हो रही है ना एक्सपेंड हो रही है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपका अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो खैर आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको एट द एंड इस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करने हैं विथ दीज साइन कन्वेंशंस, एंड यू विल रियलाइज कि यार ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इनको करने में जो आपको मजा आता है वो शायद पूरी की पूरी फिजिक्स में आपको कहीं नहीं आया होगा। इतने आसान आपको लगने लगेंगे न्यूमेरिकल्स। तो अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको भी अपने लेवल पर प्रैक्टिस करनी है। चलो कुछ और चीजें जान लेते हैं न्यूमेरिकल्स तक जाने से पहले। जैसे सबसे पहले तो अपन क्वासी स्टैटिक या नियरली स्टैटिक प्रोसेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जब भी आप किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर लेके जाते हो, तो जो रास्ता है उसमें हो सकता है आपका सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में ना रहे। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप ये एंश्योर कर दो कि सिस्टम और सराउंडिंग हर पल हर सेकंड एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, और इसको मेंटेन करते हुए आपने उस सिस्टम की स्टेट को चेंज किया है, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है। क्वासी का मतलब होता है नियरली स्टैटिक। अब इसको नियरली स्टैटिक क्यों बोला गया, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ यार, ऐसा तो केवल और केवल तभी पॉसिबल है कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं
सपोज हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन यही काम अगर अपन धीरे 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 करेंगे, मतलब अपन बहुत छोटा सा चेंज करेंगे टेम्परेचर के अंदर, तो सराउंडिंग को एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। सराउंडिंग और सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फिर और थोड़ा सा छोटा सा चेंज करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम धीरे 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 चेंजेस कर रहे हैं तो हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि सराउंडिंग एंड सिस्टम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और इस वजह से इन प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो वैसे तो ये एक आइडियलाइज्ड फिनोमिना है जिसके अंदर इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेसेस जो हैं, in which at every stage system remains in equilibrium with the surrounding are called quasi-static processes। ठीक है, जैसे हम लोग जिन quasi-static processes के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एंड एडियाबैटिक, इसमें किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं होता, मतलब डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। सो इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। अभी इनके बारे में केवल और के लिए क्या होती है वो हमें ध्यान में रखना है। तो यार लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हो तो आपको पर यूनिट केजी कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि एक गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ऑल्दो हमने पढ़ लिया था 2 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बट यहाँ पर अब हमने और भी अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में बात करी है। तो इन सभी प्रोसेसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, तो हमने अभी अभी बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब डेल्टा टी आपका 0 होता है। अब आप कितनी भी हीट दे लो या कितनी भी हीट निकाल लो, आप हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो। इसका मतलब आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। मैंने बोला ना कितनी भी हीट दे लो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रह रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा, यानी कि आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब भी आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज नहीं हो पाएगा। अगर एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो इसमें आपका डेल्टा क्यू हमेशा 0 होता है। कहने का मतलब टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं कर रहे, डेल्टा क्यू हमेशा 0 है। अब जब आप कोई हीट दे ही नहीं रहे, अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब आपके एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। आपको टेम्परेचर को चेंज करने के लिए किसी प्रकार की कोई हीट देने की जरूरत नहीं है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करें, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। इसमें डेल्टा W जो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, W होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब आपका वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा Q है, मतलब जो हीट आप दे रहे हो, वो केवल और केवल किसके अंदर काम आ रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के अंदर काम में आ रही है। और सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको अब डेल्टा क्यू के इक्वल लिखा जा सकता है। और डेल्टा क्यू किसके इक्वल होती है, अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट गिवन पर यूनिट वोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप इस डेफिनेशन को यूज करोगे तो डेल्टा क्यू हो जाएगी आपकी N, S की जगह यहां पर अपन लिख रहे हैं CV और डेल्टा T। तो ध्यान रखना आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, यानी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा क्यू अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, NCV डेल्टा T। डेल्टा U अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, NCV डेल्टा T, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू और डेल्टा U आपस में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा W आपका 0 होने की वजह से। और लास्ट अगर अपन बात करें
आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो वो पार्शियली तो काम आ जाएगी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और पार्शियली काम आ जाएगी आपके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के अंदर, यानी कि डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। अब डेल्टा क्यू को अगर अपन लिखें तो लिखा जा सकता है एन सी पी डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू को अभी अभी अपनों ने क्या लिखना सीखा था, एन सी वी डेल्टा टी। तो यहां से हम लोग सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, पी टाइम्स डेल्टा वी, और आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करोगे तो पी टाइम्स डेल्टा वी जो होगा वो एन टाइम्स आर टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। तो इन वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो डेल्टा यू की जगह तो मैं रख देता हूं एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं रख देता हूं एन आर डेल्टा टी। तो आप देखोगे एन से एन चला जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी से डेल्टा टी चला जाएगा, और एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आपको मिलेगा, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। यानी कि सी पी और सी वी का जो डिफरेंस है वो हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। और अगर अपन बात करें, जो सीपी और सीवी का रेशियो है उसको गामा कहा जाता है, और इसकी वैल्यू अलग अलग प्रकार की गैसेस के लिए अलग अलग होती है। क्यों होता है ऐसा, ये तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बट फिलहाल के लिए आप एज ए फैक्ट ध्यान रख सकते हो कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है, डाया एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 7/5 होती है, और ट्राया एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 4/3 होती है। अब आप चाहो तो सीवी को और सीपी को दोनों को गामा और आर की फॉर्म में भी लिख सकते हो फॉर अ गिवन गैस। तो सीवी को लिखा जा सकता है आर अपॉन गामा -1, और सीपी को लिखा जा सकता है गामा आर डिवाइडेड बाय गामा -1। जैसे मान लो आपसे कहे कोई कि आपकी एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, और इसके लिए आपको CV की वैल्यू और CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ R। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस है, इसका मतलब गामा कितना हो जाएगा आपका 5/3। इसका मतलब CV हो जाएगा आपका R डिवाइडेड बाय 5/3 -1, तो ये हो जाएगा 2/3, उल्टा करोगे तो 3/2R। अब CP आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी है, या फिर आप R ऐड कर दो, तो CP जो होगा वो हो जाएगा आपका 3/2R प्लस R, यानी कि 5/2R। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपने किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो, आप इन प्रोसेसेस के अलावा, बाकी इनके लिए तो मैंने बता ही दिया कि आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, एडियाबैटिक के लिए कितनी होगी, आइसोकोरिक के लिए कितनी होगी, आइसोबारिक के लिए कितनी होगी, इनके लिए तो मैंने बता ही दिया। इनके अलावा अगर किसी और प्रोसेस के बारे में बात करी जा रही है जिसकी जो स्टेट इक्वेशन है वो आपको दे रखी है PV⁴x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, CV प्लस R अपॉन 1 - x, या CV की जगह आप चाहो तो R अपॉन गामा -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, और वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजारी जाती है जिसमें PV⁴ जो है वो कांस्टेंट है। तो बताओ इस प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब आपके पास में फॉर्मूला है R डिवाइडेड बाय मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 -1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 - x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2R, 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा, ऊपर जाके 2R हो जाएगा, 2 और 2 4, 7R डिवाइडेड बाय 2 या 3.5R, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज है जो कि आपके काम आ सकते हैं सवालों को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने के अंदर। अब इनको आप ट्रिक कहो, कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है, बट ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आपको इनकी डेरिवेशंस पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं डेरिवेशंस के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना सकता हूं। बट फिलहाल के लिए आपको इनको यूज कैसे करना है ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको यहां पर मेंशन किया है। और लास्ट में अपन पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड डेफिनेशन ऑफ कैलोरी के बारे में। तो देखो
वाटर के बारे में बात करो या फिर इन जनरल किसी भी सब्सटेंस के बारे में बात करो, हम लोग ऐसा मानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, बट जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खुद टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे वाटर का एग्जांपल लो तो देखो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के ऊपर वेरी कर रही है। आप देखोगे कि अगर हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के ऊपर वेरी कर रही है तो हमने जो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो चेंज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस का, उसके लिए हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है। तो हमने जब कैलोरी को डिफाइन किया तो हमने फिक्स कर दिया कि हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं टेम्परेचर को। तो कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, बट कौन सा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खुद टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमने देखा कि जो 1 कैलोरीज हैं वो लगभग 4.186 जूल के इक्वल होती है, या यूं कह लो 4.2 जूल्स के इक्वल होती है। इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोला जाता है। मतलब अगर आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो या कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई कहे कि 5 कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करो, तो आप 5 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो नंबर आएगा वो जूल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। जूल्स के अंदर लिखोगे तो 4.186 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अगर आप किलोग्राम्स यूज करते हो तो 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करते हैं यार। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आप देखोगे अब आपके लिए बेहद आसान हो चुके होंगे, क्योंकि इतनी डिटेल के अंदर जब आप किसी चीज को समझ लेते हो तो फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। तो एक बार रियलाइज करना, खुद से ट्राई करना इन न्यूमेरिकल्स को, या फिर इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद में खुद के लेवल पर बहुत सारे अदर न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, फिर आपको पता चलेगा कि मिरेकल सीरीज का नाम मिरेकल सीरीज क्यों रखा गया है। चलो पहला देखते हैं अपन क्वेश्चन। इन अ प्रोसेस 500 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, यानी कि डेल्टा क्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हीट दी जा रही है, तो पॉजिटिव हो जाएगा 500 कैलोरीज, राइट। यहां तक की बात आ गई। जूल्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 500 मल्टीप्लाइड बाय 4.186, इतने जूल्स के इक्वल हो जाएगा। अपन कर लेंगे इसको कन्वर्ट, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं, साथ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0, 5 इंटू 6 करेंगे 30 पावर 3 चली जाएगी, 5 इंटू 8 करेंगे 40 और 3 करेंगे 43 पावर 4 चली जाएगी, फिर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 20। तो ये आ जाएगा 2093 जूल्स। इतनी हम हीट दे रहे हैं। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग पॉजिटिव लेंगे इसको। एट द सेम टाइम 100 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो डेल्टा डब्ल्यू हमें दे रखा है वो ऑन द सिस्टम वर्क किया जा रहा है, मतलब नेगेटिव लेना है हमें, -100 जूल्स। तो बताओ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो हमें पता है डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो डेल्टा यू हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है 2093 पॉजिटिव, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है -100, और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2193 जूल्स। इतनी आपकी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joules of heat। तो क्योंकि हीट रिलीज करी जा रही है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एंड 8 जूल्स ऑफ वर्क वाज डन ऑन द गैस। वर्क क्योंकि गैस के ऊपर किया जा रहा है तो इसको भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन नेगेटिव कंसीडर करेंगे। If the initial internal energy of the gas was 30 joule, तो UI आपको कितना दे रखा है 30 joules दे रखा है, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी UF आपको फाइंड आउट करनी है।
तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू यानी कि -20 इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस यू एफ माइनस यू आई, मतलब प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है -8 है, तो इसको इधर ले आएंगे, -8 पॉजिटिव हो जाएगा, -20 + 8 करोगे तो कितना बचेगा आपका -12 बचेगा, इज इक्वल टू यू एफ हमें फाइंड आउट करना है और यू आई हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है, और 30 को भी आप उधर लेके आओगे तो यू एफ की वैल्यू आ जाएगी +30 -12 मतलब 18 जूल्स, आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ सिस्टम, ठीक है एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, when a system is taken from state A to state B along path ACB, है ना, इसमें दिखा भी रखा है कि इस रास्ते से चल रहे हैं अपन, A से जा रहे हैं C पर और C से जा रहे हैं B पर। It is found that a quantity of heat Q is equal to 200 जूल is absorbed। तो अपना पहला जो केस है, पहला जो पाथ है वो कौन सा है, A to C to B, तो इसके लिए डेल्टा Q कितना हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -200 जूल्स हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, हीट दी जा रही है सिस्टम को। एंड अ वर्क W इज इक्वल टू 80 जूल इज डन बाय इट, तो डेल्टा W भी आपका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। अलोंग पाथ ADB, अगर अपन इस वाले पाथ की बात करते हैं, A से लेके D से लेके B तक, अब नोटिस करो दोनों ही पाथ के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम है ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों ही पाथ के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें दे रखा है Q इज इक्वल टू 144 जूल, मतलब डेल्टा Q आपको दे रखा है 144 जूल, कुछ नहीं कह रखा तो पॉजिटिव मान लेना। द वर्क डन अलोंग द पाथ, आपको डेल्टा W फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाले पाथ के अलोंग अपन डेल्टा U फाइंड आउट कर लेते हैं, तो डेल्टा U हो जाएगा आपका डेल्टा Q मतलब 200 माइनस डेल्टा W मतलब 80, तो आ जाएगा 200 माइनस 80 करेंगे तो 120 जूल्स आ जाएगा, और इसी को ही अपन यहां पर यूज कर लेंगे, तो डेल्टा W हो जाएगा आपका डेल्टा Q यानी कि 144 माइनस डेल्टा U दैट इज 120, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 जूल्स। 24 जूल्स मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। साइन कन्वेंशन का अगर ध्यान रखोगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी है, और इतने आसान हो जाएंगे क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट देखो, 1 किलोग्राम ऑफ अ गैस डज 20 किलो जूल ऑफ वर्क and receives 16 किलोजूल ऑफ हीट व्हेन इट इज एक्सपेंडेड बिटवीन 2 स्टेट्स। तो हमें दे रखा है डेल्टा Q, है ना, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है ये 16 किलो जूल, और वर्क कितना किया जा रहा है इसके द्वारा 20 किलो जूल्स, किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। A second kind of expansion can be found between the same initial and final state। तो केस 2 के अंदर भी आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो है वो सेम है, मतलब डेल्टा U आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से अपन डेल्टा U निकाल लेते हैं, डेल्टा U हो जाएगा आपका डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, तो 16 इंटू 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा आपका -4 इंटू 10⁻³ जूल्स। अब ये हमारे सेकंड वाले केस के अंदर भी सेम रहेगा, विच रिक्वायर्स अ हीट इनपुट ऑफ 9 किलो जूल। तो सेकंड केस में डेल्टा Q हमें कितना दे रखा है 9 किलो जूल, तो किलो का मतलब हो जाएगा कितना इंटू 10⁻³ जूल्स। डेल्टा U हम सेम यूज कर सकते हैं, -4 इंटू 10⁻³ जूल्स, तो हमें डेल्टा W फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा W हो जाएगा आपका डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, तो डेल्टा Q हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ माइनस 4 इंटू 10⁻³, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 10⁻³ जूल, मतलब 13 किलो जूल। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हो गया आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, as shown in figure the amount of heat absorbed along path ABC is 90 joule and the amount of work done by the system is 30 joule.
If the amount of work done along the path ADC is 20 joule, then amount of heat absorbed will be. तो हमारा केस 1 है जिसमें हम कौन से वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं, A to B to C, है ना. सो हीट एब्जॉर्ब्ड अलोंग, तो डेल्टा Q कितना है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 90 जूल. अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा W जो है वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव 30 जूल. तो डेल्टा U हो जाएगा आपका 90 माइनस 30 दैट इज 60 जूल्स. क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इसी को अपन सेकंड केस के अंदर भी यूज कर सकते हैं. तो हमारा जो केस 2 है उसमें हम जा रहे हैं A से D से C पर, ठीक है. तो उसके अंदर हमें द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग पाथ इज डेल्टा W दे रखा है पॉजिटिव 20 जूल, डेल्टा U हम लोग यूज कर लेंगे 60 जूल्स. तो डेल्टा Q हो जाएगा आपका 60 प्लस 20, आंसर आ जाएगा आपका 80 जूल्स. ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, अ सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ्स A and B as shown in figure. If the amount of heat given in these processes are QA and QB and change in internal energy are delta UA and delta UB respectively, then तो एक चीज नोटिस करो, इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही पाथ के लिए सेम है. इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए ही सेम होगा. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता. अब लड़ाई है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के बीच में. अब बात करते हैं अपन वर्क डन की. तो देखो, वर्क डन का मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ PdV, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम. अगर अपन बहुत सारा वर्क डन निकाल रहे हैं तो सम करते हैं, उसको इंटीग्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर PV कर्व. तो अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ दे रखा है ना, तो हमें इंटीग्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है. जो हमें कर्व दे रखा है उसका एरिया निकाल लेंगे अपन, ठीक है. तो आप नोटिस करोगे जो वर्क डन अलोंग A है वो आपको क्लियरली ज्यादा नजर आ रहा है वर्क डन अलोंग B के, है ना. इसको डेल्टा WA और डेल्टा WB लिख लो, ये चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है. तो अब आप नोटिस कर सकते हो कि डेल्टा U तो दोनों के लिए ही सेम है और डेल्टा W A के लिए ज्यादा है B के कंपैरिजन में, और डेल्टा Q क्योंकि डेल्टा W और डेल्टा U का सम होता है तो फिर पक्का QA की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी QB के कंपैरिजन में. यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बट फिर भी दिमाग का निचोड़ निकालने वाला क्वेश्चन है. अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन. The work done by a gas taken along the closed process ABCA is, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि वर्क डन जो है वो कैसे निकाला जा सकता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व. अगर आपकी मान लो साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व अपन यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे एरिया मतलब वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया के इक्वल हो जाएगा. और एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का हाफ. बेस कितना है 5 V0 में से 2 V0 माइनस कर दो तो 3 V0 हो गया. और हाइट कितनी है 5 P0 में से P0 माइनस कर दो 4 P0 आपकी हाइट हो गई. 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 6 P0 V0. ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. और नेक्स्ट देखते हैं अपन, इन द गिवन फिगर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ गैस आर शोन बाय पॉइंट्स I and F. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस at I is 10 joule. For the path IAF, डेल्टा Q हमें दे रखा है, डेल्टा W हमें दे रखा है. For path IBF, डेल्टा Q हमें दे रखा है, डेल्टा W हमें फाइंड आउट करना है. चलो, तो बहुत अच्छी बात है. The internal energy of the gas at I is 10 joule for the path IAF. अब नोटिस करो IAF की बात कर रहे हैं या IBF की बात कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, ठीक है. तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. तो अगर अपन I से A से F की बात कर रहे हैं तो डेल्टा Q हमें दे रखा है 50 जूल और डेल्टा W हमें दे रखा है 20 जूल. तो हम डेल्टा U निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W मतलब 30 जूल हो जाएगा. फिर अगर अपन I से B से F की बात कर रहे हैं तो हमें डेल्टा Q कितना दे रखा है 36 जूल्स. डेल्टा U हम लोग सेम यूज कर लेंगे 30 जूल्स.
तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज 6 जूल्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम तीसरी बार कर रहे हैं। मेरा मन तो कर रहा था कि आपको होमवर्क में दे दूं, बट ऐसे क्वेश्चन आप भी अपने लेवल पर कहीं भी देखोगे, इधर उधर किसी भी बुकलेट से आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको अपने लेवल पर क्वेश्चन ट्राई करने हैं बच्चों, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप थर्मोडाइनमिक्स की हमारी शुरुआत बिल्कुल धमाकेदार रही होगी और आगे अब आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जितनी भी गलत फहमियाँ थी ना इस चैप्टर को लेके, वो आपकी दूर होने वाली है। पहले वीडियो में हुई, बहुत आसान लगे क्वेश्चंस, बहुत आसान लगे कॉन्सेप्ट। दूसरे और तीसरे में आपको और भी ज़्यादा आसान लगेंगे। सब कुछ कार नॉट इंजन ये वो फलाना टिमका जो भी आप करते हो ना, बेहद आसान लगेंगे, विश्वास करो मेरा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।